स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल ऑल सीबीएसई एजुकेशन इन हिंदी में। दोस्तों आज का ये वीडियो बीए प्रोग्राम के स्टूडेंट के लिए होने वाला है और आज की इस वीडियो में हम उत्तर वैदिक काल का पूरा वर्णन करेंगे। उसके दो टॉपिक कवर करेंगे उत्तर वैदिक काल की, एक सामाजिक व्यवस्था व दूसरा है आपका धार्मिक व्यवस्था। मेनली जो क्वेश्चन आते हैं वो ऐसे ही आते हैं, उत्तर वैदिक काल की सामाजिक धार्मिक व्यवस्था का वर्णन करिए या उत्तर वैदिक काल की आर्थिक व राजनीतिक व्यवस्था का वर्णन कीजिए। तो ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, तो इसमें जो है आपका एक क्वेश्चन लगभग पूरा हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और ऋग्वैदिक काल जो है मैंने बता रखा उस इससे पहले वाली वीडियो में, तो जिन बच्चों ने नहीं देखा हो वो देख ले। तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। तो उत्तर वैदिक काल किसे कहते हैं? 1000 से लेकर 600 ईसा पूर्व के काल को जो हम ऋग्वैदिक काल कहते हैं। ये मैंने कई बार बता रखा है। और जो उत्तर वैदिक काल कहते हैं 1000 से 600 ईसा पूर्व के काल को हम उत्तर वैदिक काल कहते हैं। और जो उत्तर वैदिक काल की जो शुरुआत है वो ऋग्वैदिक काल के बाद हुई है। जब ऋग्वैदिक काल की समाप्ति हो गई तो उसके बाद जो है उत्तर वैदिक काल की शुरुआत हुई है। तो ऋग्वेद काल के बारे में बता रखा है मैंने कि उसका जो काल माना जाता है वो 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। तो इंट्रोडक्शन में आपको कम से कम 1 से 2 पेज तक ले जाने हैं। मैंने पहले भी बता रखा है आपको कि इंट्रोडक्शन में आपको क्या लिखना है, इसलिए मैंने इसमें बताया नहीं है, टाइम वेस्ट नहीं करना है हमें। तो आते हैं डायरेक्ट टॉपिक पर अपने, जो उत्तर वैदिक काल है उसकी सामाजिक व्यवस्था। तो सामाजिक व्यवस्था में देखेंगे हम, तो इसमें क्या है कि सबसे पहले जो है इसमें हमें वर्ण व्यवस्था देखने को मिलती है। और ये भी कहा जाता है कि वर्ण व्यवस्था की जो शुरुआत है वो इसी काल में हुई है, यानी उत्तर वैदिक काल में ही वर्ण व्यवस्था की शुरुआत हुई है। वर्ण व्यवस्था 4 भागों में विभाजित थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। आपने 12th क्लास में भी पढ़ा होगा। तो ब्राह्मण जो कि अपने आप को सबसे श्रेष्ठ बताते थे और ये यज्ञ हवन जैसे कार्य करते थे। यज्ञ हो गया, हवन हो गया, शिक्षा देना, ये इनके कार्य थे। और ये क्या है, तथा कभी कभी वैश्य यानी जो उत्पादक वर्ग था, तीसरा वर्ग था, उससे कर या राजस्व वसूलते थे ब्राह्मण। और जो राजस्व वसूलते थे वो राजा को दिया करते थे, भेंट में के रूप में देते थे। तथा कभी कभी ब्राह्मणों और जो क्षत्रिय है या राजनेय कह सकते हो आप, उनमें क्या मतभेद हो जाते थे। तो ये दोनों वर्ग अपने आप को सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ बताते थे, परंतु जब कभी जो है वैश्य अपने आप को, जो सब तीसरा वर्ग है उत्पादक वर्ग, वो अपने आप को थोड़ा ऊपर लाने के बारे में सोचते थे कि दोनों के दोनों जो है क्षत्रिय और ब्राह्मण जो है वो एक साथ हो जाते थे। जो वैश्य है वो सोचते थे कि हम थोड़ा ऊपर आए, तो जो क्या है कि जो ब्राह्मण है और क्षत्रिय है वो एक हो जाते थे और इनका विरोध करते थे, जिसके कारण जो है जो वैश्य वर्ग है वो कभी उभर नहीं पाया। तो ये था आपका जो है ब्राह्मण। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट है आपका क्षत्रिय। तो क्षत्रिय या राजनेय कह लीजिए आप। तो क्षत्रिय या राजनेय जो कि प्रशासन को संभालते थे और प्रजा की सेवा करते थे, तथा जब युद्ध की संभावना होती थी तो युद्ध भी करते थे। और ये युद्ध शुरू होने से पहले बलि दिया करते थे, तथा क्षत्रिय जो है हवन भी करवाते थे। युद्ध शुरू होने से पहले क्या करते थे? बलि देते थे और साथ ही हवन भी किया करते थे। और जो हवन होता था वो ब्राह्मण द्वारा किया जाता था। और ब्राह्मण जो यज्ञ करते थे ब्राह्मण, उनको क्या है कि जो क्षत्रिय है या राजनेय है वो हवन करने के बाद जो उन्हें कुछ भेंट दिया करते थे, जैसे हो गया भूमिदान, हो गया वस्त्र, हो गया, वो सब देते थे उन्हें। तथा कुछ राजा जो है विलासी हुआ करते थे, वे छोटे वर्ग की औरतों को क्या है जबरदस्ती उठा कर ले जाते थे। परंतु क्या है, वे ब्राह्मण की जो औरतें हुआ करती थी, ब्राह्मण वर्ग की जो औरतें हुआ करती थी, उनको उठाकर नहीं ले जाते थे। तो ये था आपका क्षत्रिय। आई होप कि आपको ये भी समझ आ गया होगा। नेक्स्ट है आपका वैश्य, तीसरा। तो वैश्य जो कि इस काल का उत्पादक वर्ग था, जो कि कृषि पशुपालन करते थे। वैश्य क्या है कि इनको उत्पादक वर्ग कहते थे, जो कि क्या है कृषि पशुपालन करते थे। लेकिन इस काल में वो ज़्यादातर क्या है लोग कृषि करते थे, और जो लोग पशुपालन कर रहे थे वो भी क्या है कृषि करने लग गए थे। तो इससे हम समझ सकते हैं कि उस समय क्या है कृषि को ज़्यादा महत्व दिया जाता होगा। तथा राजा इस वर्ग पर जो है अपना आधिपत्य जमाना चाहता था, परंतु वह हर बार कोशिश करता था लेकिन वह नाकाम हो जाता था। तो ये था थोड़ा वैश्य के बारे में। और भी लिख सकते हैं आप कि ये वर्ण व्यवस्था में तीसरे पायदान पर है, यानी स्थान पर है। और भी कुछ लिख सकते हैं इनके बारे में आप। तो आई होप कि आपको ये भी समझ आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट है आपका चौथा, शूद्र।
शूद्र वर्ग जो कि इस काल का सबसे अंतिम वर्ग या आप चौथा वर्ग कह सकते हैं, और इस वर्ग की ज़्यादा जो भूमिका वो दिखाई नहीं प्रतीत होती है। शूद्रों को नीच माना जाता था तथा ये जासूसी के लिए काम आते थे। इन्हें गांव से बाहर रहना पड़ता था। और क्या है, और भी लिख सकते हैं, आपकी जो चार वर्ण व्यवस्था में सबसे नीचे है वो शूद्र है। तो जो ऊपर की जो इनकी वर्ण व्यवस्था है, 3 वर्ण व्यवस्था है, ब्राह्मण हो गया, क्षत्रिय हो गया, वैश्य हो गया। तो शूद्रों का एक और कहना है कि ये जो थे शूद्र, ऊपर के अपने तीनों जो वर्ण थे उनकी सेवा करते थे, तो ऐसा कहा जाता है। तो ये था आपका चौथा शूद्र। आई होप कि आपको ये भी समझ आ गया होगा। नेक्स्ट आपका ये जो है 4 वर्ण व्यवस्था समाप्त हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट शिल्पकार। तो शिल्पकार जो कि सामाजिक व्यवस्था का ही उदाहरण है, जो कि रथवार वर्ग के लोग होते थे तथा राजा के परिजनों, जो राजा के परिजन थे उन्हें भी क्या है, शिल्पकार कहते थे। आगे देखेंगे हम, यहाँ से आपका होया करते थे, राजा के परिजन भी क्या है, शिल्पकार होया करते थे। परिजन शब्द जो कि राजा के रिश्तेदारों के लिए प्रयोग किया गया है। ये आपका था शिल्पकार। आई होप कि आपको भी समझ आ गया होगा। नेक्स्ट है आपका पितृसत्ता। तो इस काल में क्या है, पुरुषों का क्या है, वर्चस्व ज़्यादा दिखाई पड़ता है, क्योंकि राजा सिर्फ पुरुष ही बनता था, महिला नहीं बनती थी। तो इसे समझ सकते हैं हम कि उस समय क्या है, पितृसत्ता जो है मौजूद थी। नेक्स्ट है आपका 7वां गोत्र। तो गोत्र जो कि ब्राह्मणों के द्वारा जारी की गई एक ब्राह्मणी पद्धति थी, जिसमें एक ही गोत्र के जो व्यक्ति होते हैं वो आपस में शादी नहीं कर सकते, क्योंकि ब्राह्मणों को कहना है कि वो जो है एक ही गोत्र के जो लोग होते हैं वो आपस में क्या है, भाई बहन कहलाते हैं, इसलिए क्या है वो आपस में शादी नहीं कर सकते। 8वां इसी तरह आपका महिलाओं की स्थिति। इस काल में महिलाओं की स्थिति अच्छी भी थी और बुरी भी थी साथ में ही। तो जो महिला राजा के परिवार से थी उनकी स्थिति अच्छी थी, लेकिन जो महिला निम्न वर्ग की थी उनकी स्थिति क्या थी, काफ़ी खराब थी। तो ये था महिलाओं के बारे में। आई होप कि आपको ये भी समझ आ गया होगा। तो ये था आपका जो है ये था आपका सामाजिक व्यवस्था के बारे में। आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा, उत्तर वैदिक काल की सामाजिक व्यवस्था। पूरे मैंने 8 पॉइंट जो है उसको डेफिनेशन दिए है, पूरे 8 पॉइंट का। तो आई होप कि आपको ये पेपर में अच्छी तरीके से लिख पाएंगे। और चलते हैं, नेक्स्ट है आपका धार्मिक व्यवस्था। तो उसका भी हम इसी वीडियो में पूरा वर्णन करेंगे। उत्तर वैदिक काल की धार्मिक व्यवस्था। तो धार्मिक व्यवस्था में वैसे तो उत्तर वैदिक काल की कुछ ज़्यादा है नहीं, ज़्यादा भी नहीं है इसमें, तो थोड़ा मैंने बड़ा करने की कोशिश करी है। तो उत्तर वैदिक काल की धार्मिक व्यवस्था जो कि ऋग्वैदिक काल से भिन्न थी, ऋग्वैदिक काल से भिन्न थी उत्तर वैदिक काल की धार्मिक व्यवस्था। और इस काल में देवता अग्नि इंद्र उतने प्रमुख नहीं रहे जितने की क्या है कि ऋग्वैदिक काल में थे। इनकी जगह क्या है, उत्तर वैदिक जो देवमंडल में सृजन के देवता प्रजापति को मिल गई थी। इनकी जो इस समय जो है उत्तर वैदिक काल में क्या है, प्रजापति जो था उनको क्या है कि ज़्यादा ही माना जाने लग गया था, उन्हें देवता के रूप में ज़्यादा ही माना जाने लग गया था। और साथ ही क्या है, पशुओं के देवता रुद्र ने इस काल में महत्वता पाई थी। उत्तर वैदिक काल में मूर्ति पूजा के आरंभ के कुछ अवशेष प्राप्त होते हैं। उत्तर वैदिक काल की धार्मिक जीवन में धर्म की 2 धाराएं देखने को मिलती है, एक कर्मकांडीय धारा तथा दूसरी दार्शनिक धारा। तो ये मैंने कुछ भूमिका टाइप की बनाई है और इसके आगे से आपका स्टार्ट है। कर्मकांडीय धारा 2 भागों में बटी हुई थी धारा, मैंने बताया आपको ऊपर ही। उत्तर वैदिक काल की धार्मिक जीवन में धर्म की 2 धाराएं देखने को मिलती है, एक कर्मकांडीय धारा है, दूसरी दार्शनिक धारा। तो पहला कर्मकांडीय धारा है। इसके तहत क्या होता है कि मंत्र पशु बलि यज्ञ पर अधिक बल दिया जाता था। विभिन्न देवी देवताओं की यज्ञों के माध्यम से पूजा का प्रचलन बढ़ा। प्रजापति विष्णु तथा रुद्र पहली बार एक साथ स्थापित हुए। जो विष्णु मैंने बताया आपको, प्रजापति विष्णु, इससे पहले आपने नहीं सुना था नाम, लेकिन विष्णु क्या है कि ऋग्वैदिक काल में भी था, लेकिन क्या है ये ज़्यादा प्रसिद्ध नहीं था, यानी ज़्यादा महत्व नहीं था इसका, इसीलिए उसमें नाम नहीं लिया गया। लेकिन क्या है, उत्तर वैदिक काल में जो विष्णु, प्रजापति और रुद्र हो गया, ये आपके ज़्यादा महत्व होने लगे इनके। तो ये था कर्मकांडीय धारा। दूसरा है आपका दार्शनिक धारा। इसे उपनिषदों की धारा भी कहा जाता है। इस धारा इसमें क्या होता है, दार्शनिक धारा में ध्यान से सुनिए कि जो ब्राह्मण जो भी वर्ण व्यवस्था है, ये सब जो बलि वली देने का वो रख रखे हैं, तो इनकी क्या है कि वो निंदा करते हैं, यानी कहते इसमें कहते हैं कि वो सब सही नहीं है, सीधा साधा क्या है, ज्ञान की प्राप्ति करो और मोक्ष पर बल दिया करो, तो वो आपके लिए सही होगा।
उपनिषदों में यज्ञ को जो है टूटी नौका के समान बताया गया, यानी जो है जिसका यूज ही ना हो सके। यज्ञ से कुछ नहीं होता, उसकी निंदा करी है दार्शनिक धारा में। तो ये था आपका धार्मिक व्यवस्था। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। छोटा ही सा था, बुक में भी आपके ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो इतना ही था। आई होप कि आपको ये भी समझ आ गया होगा। और यहीं पे एंड होता है चैप्टर का, सॉरी पार्ट 4 का। पार्ट 5 में आपको बताएंगे अर्थव्यवस्था के बारे में और उनकी जो राजनीतिक व्यवस्था थी वो कैसी थी उसके बारे में बताएंगे। तो लास्ट पार्ट आना बाकी है इस चैप्टर का। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि व्यू आते नहीं है, बच्चे देखते नहीं है ज़्यादा, तो क्या है कि मन नहीं करता वीडियो बनाने का। फिर भी क्या है कि वीडियो बना रहे हैं, मन मार के वीडियो बना रहे हैं। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर ज़रूर करिए, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। और मिलता हूँ आपसे अगली और एक्साइटिंग वीडियो में। और जो व्हाट्सअप ग्रुप के बारे में बताना था मुझे आपको, कि व्हाट्सअप ग्रुप और आपका टेलीग्राम ग्रुप दोनों ही बना हुआ है। जो बच्चे ज्वाइन होना चाहते हैं वो हो सकते हैं। उसमें क्या है कि जो आपको जो है हम वीडियो के माध्यम से नहीं दे पाते वो हम ग्रुप में दे देते हैं, जैसे नोट्स हो गया, आपके बहुत कुछ हो गया तो वो दे देते हैं। तो जो बच्चे नहीं ज्वाइन हुए वो हो जाइए, फ़ायदा आपके लिए है। तो मिलता हूँ आपसे अगली और एक्साइटिंग वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।